हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता आपके लिए लेकर आया हूँ झारखंड का भूमि संबंधित कानून। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आप सब जानते हैं। सीएनटी एक्ट से करीब 12 क्वेश्चन आते हैं। सीएनटी एक्ट से टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 12 क्वेश्चन भूमि संबंधी कानून से सीएनटी एक्ट से 5 क्वेश्चन आते हैं। आई 10 मार्क्स का होता है। आई 10 मार्क्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब के लिए बहुत ही हार्ड लगती है और कहा जाए तो जेपीएससी पेपर 2 का सबसे हार्ड टॉपिक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले 5 चीज़ देखेंगे। इसका सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, सीएनटी एक्ट का क्या है, क्या रोल है। उसके बाद दूसरा देखेंगे इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आखिर शब्द का मतलब क्या है, जैसे कोड़कर, बटखेता, ये इत्यादि इस टाइप का। उसके बाद इसका डिफरेंट चैप्टर एंड सेक्शन देखेंगे। इसमें क्या चैप्टर है, क्या कितना सेक्शन है। टोटल 19 चैप्टर है और 271 सेक्शन है। और इसका फिर सबसे उसके बाद अंदर जाएंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें कुछ ज़्यादा थोड़ा सा रटना का है और थोड़ा समझने का है। कहे तो जनरली रटने का ही है, लेकिन आपको हम इसमें अच्छे से समझा देंगे। और इसमें जो बाद में लास्ट में देखेंगे, जो चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है एक्ट में, वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। तो सीएनटी एक्ट के बारे में जानते हैं कि यह 11 नवंबर 1908 को हुआ था। इसका ये मुंडा रिवोल्ट के कारण हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि मुंडा रिवोल्ट उस टाइम हुआ था कि मुंडा की ज़मीनों को ज़बरदस्ती छीन लिया जा रहा था, उस पर दिकू लोग कब्जा कर लिए जा रहे थे। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये सीएनटी एक्ट लाया गया 1908 में। उस समय जब लाया गया तब ये लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे, और इसका जो सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया था वो जॉन एच हॉफमैन ने किया था। और इसके बाद इसमें कुल 4 प्रमंडल पे लागू हुई है। 4 प्रमंडल को देखे थे, झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। संथाल परगना को छोड़ दे तो बाकी ये 4 प्रमंडलों में लागू है। 4 प्रमंडल में टोटल 18 जिले आते हैं। 18 जिले, झारखंड 24 जिले में 6 जिलों को हटा दे। 6 जिले में कुछ नहीं करना है आपको, याद करना सिंपल सबसे अच्छा तरीका है कि संथाल परगना के जिलों को छोड़ दें तो 18 जिला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो संथाल परगना जिला कौन सा? देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, ये सब है। तो सीएनटी एक्ट जब शुरू में आया था तो ये सिर्फ एसटी के लिए था। ओरिजिनली जब एसटी के लिए था, लेकिन 1962 में बिहार सरकार ने क्या किया, इसमें सेक्शन 46 में संशोधन अमेंडमेंट करके एससी और ओबीसी को इसमें ऐड कर दिया गया। और इसमें टोटल कुल 19 धारा अध्याय और कुल धाराएं 271 है, पता है आपको। अब आते हैं इसका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ में क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं भूस्वामी। भूस्वामी जनरली इस एक्ट में सरकार को कहा गया है, सरकार को कहा गया। उसके बाद आता है काश्तकार। काश्तकार ही मेन शब्द है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम। तो ये काश्तकार नियम होता है। काश्तकार को टेनेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये काश्तकार वह होता है कि वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि पर काम करता है और उसी भूमि का उसी को लगान दे रहा है। मान चलिए हम भूस्वामी का भूमि हमको दिया गया और हम भूस्वामी की भूमि पर हम फसल उगाएं, और फसल उगाएं, उससे फिर फसल उगाने के बाद जो उस भूमि का लगान बनता है, उस लगान को फिर भूस्वामी को दे दिए, तो हम हुए काश्तकार। तो ये काश्तकार हुआ। ये चैप्टर 2 के सेक्शन 4 में है। ये आएगा आगे आएगा तो फिर देखेंगे हम लोग। काश्तकार को जनरली 4 भागों में बांटा जाता है। काश्तकार को 4 भागों में बांटा जाता है। काश्तकार के 4 भाग देख लीजिए यहाँ पे। पहला है भूधारक, दूसरा है रैयत, तीसरा है दर रैयत और चौथा मुंडारी खुटखुटीदार। तो भूधारक हमारा सब धारा 11 में है। धारा 11 में है भूधारक। भूधारक का परिभाषा देखते हैं, वह व्यक्ति जो अपनी जमीन या दूसरे जमीन की खेती के लिए निर्धारण किया गया हो, इसको भूधारक कहते हैं। भूधारक में जनरली ये खुद की जमीन होती है, उसको भूधारक कहते हैं, और वंश मिलने के बाद ये उपभूधारक बन जाता है। उसको रैयत को देखते हैं। रैयत हम बताएं, रैयत वही जिस खेत ये क्या हो रैयत हो गया। रैयत जिसने खेती करने के लिए करवाने के लिए भूमि खेती का धारण करता किया हो, रैयत कहलाता है। जनरली कोई भी व्यक्ति अपना जो भूमि है काश्तकार वो किसी को दे देता है और खेती करने के लिए, तो रैयत होता है। रैयत 3 प्रकार के होते हैं, अधिभोगी रैयत, अनुबंधिभोगी रैयत और कुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। इसमें अधिभोगी रैयत के बारे में देखेंगे। अधिभोगी रैयत वैसे होता है ऐसे रैयत जिनको अपने ज़मीन पर अधिभोग का अधिकार मिला, मतलब ऐसे रैयत जिसको अपने ज़मीन पर ही उपयोग करने का अधिकार मिला, उस अधिभोगी रैयत। और जिनको अधिकार ना मिला हो उसे अनधिभोगी रैयत। तो ये आप सिंपल टर्म में देख सकते हैं। बिल्कुल लैंग्वेज ईजी है। इस किताबी लैंग्वेज हार्ड रहता है, वो जैसे जैसे छाप देते हैं। इसे पूरा अच्छे से ईजी लैंग्वेज में दिया गया है आपको। और तीसरा है कि खुटकट्टी के अधिकार मिला हो उसे खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कहलाते हैं। ये सब आगे आएगा, फिर से देखेंगे हम लोग। दर रैयत है। दर रैयत कहेंगे ऐसे काश्तकार जो किसी रैयत के अधीन हो, उसे अन्य व्यक्ति में रैयत होगा तो रैयत के नीचे रैयत को कहते हैं दर रैयत।
अब फिर आपको पता है कि मुंडारी खुटखटीदार, मुंडारी खुटखटीदार आप जनरली पढ़े होंगे मुंडा शासन व्यवस्था में, कि मुंडा में ये परंपरा रही है कि जो नर पुरुष का सदस्य है, जो परिवार का जो नर पुरुष सदस्य है, वो जंगल साफ करते हैं और उसका उपयोग में लाते हैं झूम कृषि की तरह, और उसे ही मुंडारी खुटखटीदार कहते हैं। इसके परिवार सदस्य को खुटखटीदार दर रैयत अंतर्गत आता है। एक्चुअली हुआ क्या, जब कानून बना तो जो ये जमीन मुंडा लोग अपने खुटखटीदार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, उन लोग को स्पेशली एक राइट दे दिया गया कि आप हमेशा करते रहें, उन लोग को जमीन वापस नहीं लिया गया है और ना ही उसका अर्जन किया गया। इसी तरह से भूयर है, भूयरी सेम है, जैसे कि आप मुंडा में मुंडारी खुटखटीदार होता है, वैसे उराव में खुटखटीदार को भूयरी कहेंगे, और जो ये करता है जो पर्सन है उसको भूयर कहेंगे। तो यही है, साफ देख लीजिए कि उराव में ये परंपरा जंगल को साफ करने खेती का अधिभोग किया गया है। इसी क्षेत्र में इस परिवार का अधिकार मिला है, परिवार को अधिकार होगा तो ये परंपरा भूयारी कहलाएगी, और इस जमीन को भूयर जमीन भी कहते हैं, और तथा इस परिवार के प्रमुख को भूयर कहते हैं। तो ये मुंडारी खुटखटीदार का समान हुआ, जो ये मुंडारी मुंडा में हो गया और भूयर इसमें हो गया आपका। अब आते हैं सबसे मेन जो जनरली समझ में नहीं आता है, भुगत बंधु बंधक। भुगत बंधु बंधक जो आप चैप्टर 1 सेक्शन 3 में है, इसमें जो होता है क्या कि ऐसा रैयत जो उधार या ऋण में लिए गए कुछ बंधक रखे तथा जब तक ये बंधक रखे तब तक इसके सूद लाभ से आप वंचित रहेंगे। तो इसका जनरली टर्म को आप उतना, ये टेक्निकल टर्म होगा, टेक्निकल अगर आसान भाषा में देखें तो कोई भी इंसान लोन लेता है, कोई भी रैयत जो लोन लेगा वो बंधक को लोन देगा तो उस लोन के बदले कुछ बंधक रखेगा, और उसके बाद जो लोन में लाभ होगा वो लाभ लोन देने वालों को प्राप्त होगा। तो इसी को भुगत बंधु बंधक कहते हैं। अब आगे देखेंगे बंदोबस्त रैयत। बंदोबस्त रैयत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के अधिनियम आने के बाद या किसी ग्रामीण में भूमि के को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर या रैयत के रूप में लगातार 12 वर्ष तक, ये ध्यान रखिएगा, लगातार 12 वर्ष, ये जनरली क्वेश्चन पूछा गया है, कितने वर्षों तक धारण करेगा तब उसको बंदोबस्त का रैयत कहेंगे। तो 12 वर्ष तक धारण करता है तब उसको बंदोबस्त रैयत कहते हैं। ये चैप्टर 4 और सेक्शन 17 में आता है। कोड़कर भूमि, कोड़कर भूमि नाम से पता चल रहा है, कोड़कर यानी कि कोड़कर बनाया गया, कोई खेती में लाया गया उपयोग को भूमि को कोड़कर भूमि कहते हैं। चैप्टर 10 सेक्शन 64 में है। ये जनरली वैसे ही है, कोई भी अगर बंजर भूमि है उसको कोड़कर या धान उत्पादक क्षेत्र बनाया गया है तो उसको कहते हैं। इसके लिए आपको कम से कम डीसी की अनुमति होनी चाहिए, डीसी जिसे उपायुक्त भी बोलते हैं। इसके भूस्वामी के लिए भूमि के अतिरिक्त भूहीन और अन्य के इसको खेती के लिए तैयार किया जाता है। और कुछ ये मेन इंपोर्ट शब्दावली थे वो हम लोग देख लिए हैं, और अन्य इंपॉर्टेंट शब्दावली में देखेंगे जैसे मजीहस, बटखेता, इसको तो आप जानते होंगे आप, मजीहस हो गया, बटखेता, खमार, नीच, सीर, जिरात, ये सब नाम है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा टर्म होता है कि भूस्वामी जो इतने भूस्वामी है उन लोग को विशेष अधिकार मिला होता है सब प्राप्त भूमि, जिससे मान लो कोई भी नहीं है, ना उसको रैयत में बांटा गया है, ना काश्तकारी में दिया गया है, कुछ में नहीं दिया, तो भूस्वामी इसको अपने विशेष अधिकार के लिए भूमि को रखते हैं। खमार, बजिया से बटखेता करते हैं, ये क्षेत्रीय नाम हुआ। जैसे जिरात हो गया, रांची के आसपास के क्षेत्रों को में जो भूस्वामी विशेष अधिकार भूमि जिरात करते हैं। इसी तरह सब अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है। अब आता है एक नया टर्म खास महल। खास महल के बारे में ये है कि जैसे वहाँ ब्रिटिश आज़ादी के टाइम में क्या हुआ था कि ब्रिटिश के खिलाफ जिसने भी विद्रोह किया, जो भी स्वतंत्रता सेनानी ने, उसको अपराधी घोषित कर दिया गया और उसको या तो फांसी दे दिया गया तो उसको जेल में डाल दिया गया, और उसका जो भी संपत्ति बचा, जो भूमि बचा, उसको जब्त कर लिया गया। उसी भूमि को हम खास महल कहते हैं। और इस आज वो खास महल का वर्तमान में सरकार तो ब्रिटिश नहीं रहा, तो वर्तमान में सरकार कर रहा है इसका, आवासीय परियोजनाओं के लिए बंदोबस्त करती है, और कभी कभी इसको वाणिज्यिक में भी देती है, कभी कभी फैक्ट्री लगाने या फील्ड बनाने कुछ भी। खाता देखते हैं कि भूधारण के संबंध में अधिकार का रिकॉर्ड खाता कहते हैं, और खेवट जो अधिकार का रिकॉर्ड रखता है उसको खेवट कहते हैं। हुकुमनामा हो गया, लीज का एक प्रकार ही हो गया, ये लीज का प्रकार है, लीज यानी पट्टा का प्रकार हो गया। भूस्वामी द्वारा काश्तकार को दिया गया लिखित अनुमति, इसके द्वारा प्रति भूमि को खेती के लिए भूमि बनाना और भूस्वामी को खास भूमि को खेती योग्य बनाना, ये आपको हुकुमनामा हो गया जो दिया जाता है। बकास्त भूमि जनरली हो गया जो भूस्वामी के हाथ में वैसी गई भूमि जो किसी कारण से उनके हाथ में गई हो, कोई भी बकाया राशि रह गया हो तो कोर्ट के आदेश से वो जमीन दी गई हो वापस। मान के चलिए कोई इंसान भूस्वामी से जमीन लिया, काश्तकार दिया और उसको लगान नहीं दे पाया, बकाया राशि रह गया तो भूस्वामी उसको छीन लिया, अब फिर उसको वापस लेने के लिए कोर्ट के आदेश देना पड़ता है, तब उसको जमीन को वापस मिलती है, उसी को बकास्त भूमि कहते हैं। जमाबंदी हो गया, भूस्वामी के लगान को जमाबंदी कहते हैं। छपरबंदी, गृह कर हो गया। गैर मजरूआ आप हमेशा सुने होंगे, ये अकृषि भूमि होता है। गैर मजरूआ आम हो गया, सामुदायिक हो गया, ये पर्सनल हो गया। अब ये सब छोटे छोटे टर्म है, आप जब खेत देखे होंगे हल्का
हल्का 8-10 गाँव को मिला कहा जाता है। राजस्व वसूलने की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब सबसे छोटा इकाई। दुआमी, स्थायी निवासी को दुआमी कहते हैं। डिक्री, सिविल न्यायालय का आदेश को डिक्री कहा जाता है। हरगरी या मशना कहा जाता है शमशान को, शमशान घाट को। अब शमशान घाट तक पहुंच गए तो समझो कि ये शब्दावली तो खत्म ही हो गई। अब हम लोग देखते हैं CNT एक्ट में जो धाराएं हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें टोटल कुल 19 चैप्टर है, अध्याय 19 है, और टोटल धाराएं 271 है। उसको विषय के वाइज देखते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा है अधिकतर रटना पड़ेगा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। बाकी फिर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको आगे देखते हैं। इसमें आपका आ जाता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 आ जाता है। चैप्टर 1 में 1 से 3 तक है। इसमें नाम विस्तार परिभाषा है, जनरली स्टार्टिंग में तो नाम विस्तार ही होगा। दूसरा में है 4 से 8। 4 से 8 में आ गया आपका काश्तकारों की वर्ग की परिभाषा। तो पहला नाम विस्तार देखें, दूसरा में काश्तकारों, इसी याद करने का तरीका बना लीजिए। शुरू कोई स्टार्ट करेगा तो नाम देखेंगे, फिर CNT एक्ट है यानी काश्तकारी अधिनियम है, इसमें काश्तकारों को वर्ग की परिभाषा देखेंगे दूसरा में। फिर तीसरा आता है 9 से 15। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, 9 से 15 है। इसमें भूमि धारक, भू धारक और भूमि अंतरण देखेंगे। फिर 4 16 से 36 ये अधिभोगी रैयत है। 5 हो गया आपका, 5 में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ये सेक्शन संविधान के जैसे 395 आर्टिकल है उसी तरह से इसमें 271 धाराएं हैं, उसी सेम ही तरह का है। उसमें ही 22 पार्ट होते हैं, इसमें 19 पार्ट है। इसी तरह से आप समानार्थी मिला के आप उसको याद कर सकते हैं चाहे तो। जैसे आप फिर से देख सकते हैं धारा 1 चैप्टर 1 में 1 से 3 इसमें नाम विस्तार परिभाषा है। चैप्टर 2 4 से 8 इसमें काश्तकारों की वर्ग में परिभाषा है। चैप्टर 3 9 से 15 भूधारक एवं भूमि अंतरण है। चैप्टर 4 16 से 36 अधिभोगी रैयत है। चैप्टर 5 से 30 से खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा। इस चैप्टर 6 देख सकते हैं, 38 से 42 अधिभोगी रैयत है। 4 में अधिभोगी रैयत, 6 में अनधिभोगी की, बीच में जो आता है 37 वो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत जो मुंडारी लोग को मिला हुआ है। इसमें आप देखते हैं 7 में भी सिर्फ एक ही आर्टिकल है। अध्याय 7 में सिर्फ एक सेक्शन है। इसमें अध्याय 4 और अध्याय 6 से जो छूट प्राप्त भूमियाँ है ना, जो विशेषकर जनरली उसको कहते हैं जो भूस्वामी को विशेषाधिकार भूमि है, उसी को इसमें रखा गया है। अधिभोगी और अनधिभोगी रैयत से बीच में जो छूट गया है उसको प्राप्त भूमि हो गया। 8 में हो गया 44 से 51, इसमें जोतो एवं भू धृतियों में अंतरण हो गया। 9 हो गया 52 से 63, लगान का भुगतान के बारे में बताया गया है कि लगान कैसे कैसे भुगतान किया जाएगा, किस तरीका होगा। इसमें 10 में हो गया 64 से 75, इसमें भूस्वामी एवं काश्तकार के लिए उपबंध किया गया है, कुछ उपबंध दिया गया है। 9 हो गया आपका 76 से 79 संविदा रूढ़ी ट्रेडिशन है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट है और ट्रेडिशन जो परंपरा चल रही आ रही की परंपरा के हिसाब से उसको मिलेगा, और उस परंपरा में नहीं आता है फिर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है ब्रिटिश और काश्तकार के बीच में, जो भूस्वामी और काश्तकार के बीच में होता है। उस सब के बारे में डिटेल यहाँ दिया गया है आपका अध्याय 11 में। अब आगे देखते हैं अध्याय 11 से 12 से लेकर 18 तक 19 तक। तो 12 में आ गया आपका 1280 से 100, 20 इसमें आते हैं अंतर। इसमें अधिकार अभिलेख, लगान का निर्धारण, ये सब आएगा। अधिकार चैप्टर 13 में 101 से 17 है, ऐसे भूमि संबंधी सत्र हैं। चैप्टर 14 118 से 126 भूमि स्वामियों को विशेष अधिकार प्राप्त भूमि। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ समझने लायक तो है नहीं, तो इसको रटने के अलावा कोई चांस नहीं है। इसमें अध्याय 15 में देखेंगे 127 से 134, इसमें खुदकट्टीदार प्राप्त रैयत एवं ग्राम मुखिया के बारे में बताया गया है। और इसमें अब आगे देखते हैं 16 से 19 में आपको सबसे बड़ा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है 16। इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल आते हैं, करीब 90 आर्टिकल के आसपास, 95 का आर्टिकल के आसपास, 135 से 229 तक। उपायुक्त द्वारा संघीय विषय के लिए न्यायिक प्रक्रिया को उल्लेख किया गया कि उपायुक्त का क्या क्या रोल होता है। मेनली इसमें डीसी का अधिकतर रोल आपको जगह दिखेगा। कोई भी इसको किसी को छुड़ाना है, किसी को वापस देना है, तो डीसी का रोल कुछ ज़्यादा ही आता है इसमें। आपका अध्याय 17 में 230 से 238 में परिसीमन है, लिमिटेशन है कि अगर कोई संघीय न्यायालय के कानून कोई इसके कानून को आ जाता है, बीच में टकराव हो जाता है, तो ये CNT एक्ट यहाँ पे लागू होती है। अध्याय 18 में आ गया 236 से 239 से 256 मुंडारी खुदकट्टीदार के लिए विशेष उपबंध, और लास्ट में बच जाएगा आपका जो अनुपूरक उपबंध में आएगा 257 से 71। अब यहाँ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, ये टॉपिक खत्म करते हैं। अब सबसे यहाँ जो चैप्टर का स्टार्ट होता है, जो जनरली जिससे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका धाराएं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले CNT एक्ट के महत्वपूर्ण धाराएं। यहाँ पे आ गया सबसे पहले ये अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 में हम लोग को पता है इसमें 1 से 3 तक है। इसमें 1 से 3 तक है धारा 1, धारा 2 और धारा 3। इस धारा 1 में हो गया इसका प्रसार उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर सभी जिलों में लागू है।
धारा 2 में हो गया इसका रद्द और निरसन, जो छोटा नागपुर प्रमंडल है, धनबाद जिला, सिंहभूम के पदमा और ईचागढ़ चांडिल में इस रद्द और निरसन के बारे में दिया गया है इसमें। और सेक्शन 3 में आ गया, सेक्शन 3 में परिभाषाएं दिए गया है। तो परिभाषाएं किसमें दिया गया दोस्तों? सेक्शन 3 में दिया गया। सेक्शन 3 में बहुत सारी चीज़ों की परिभाषा दिया गया, कृषि वर्ष, भूगत बंधु बंधक, जोत, कोरकर, जोत वही जो लैंड हो गया, भूमि का कृषि लैंड, भूस्वामी, अस्थायी भूधृति, अस्थायी भूधारक का हित, जो भूधारक का अपना हित होता है उसी को अस्थायी भूधृति कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इतना सारा का परिभाषा दिया गया। अब चैप्टर 2 में देखते हैं, चैप्टर 2 4 से 8 है, इसमें है आगे आपका कि चैप्टर 2 में 4 से 8, इसमें सेक्शन 4 दिया गया, काश्तकारों की वर्ग की व्याख्या किया गया। पूछता है जनरली क्वेश्चन कि काश्तकारों की वर्ग की व्याख्या किस सेक्शन में दिया गया है, कौन सी धारा में है, तो सेक्शन 4 में दिया गया है। अच्छा, भूधारक का अर्थ हम आपको उधर बताए थे, जो भूमि का धारण करता है उसको भूधारक कहते हैं, सेक्शन 5 में दिया गया है। सेक्शन 6 में, धारा 6 में दिया गया रैयत का अर्थ, रैयत का अर्थ। सेक्शन 7 में दिया गया खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयत का अर्थ दिया गया है। जनरली मुंडारी का अर्थ हो गया, मुंडारी खुटकुटीदार थे। दोनों सेक्शन 7 और सेक्शन 8 दोनों को अगर मिलाकर देखें तो इसमें खुटकुटीदार और मुंडारी खुटकुटीदार का अर्थ दिया गया है। ये जनरली आपको शुरू के 1 से 8 तक तो सभी याद होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट्स हैं। धारा 9 में दिया गया भूधारक ग्राम मुखिया लगान में वृद्धि का प्रावधान है, ये अलग से मैं लिखा हूँ। और ये आगे हम देखते हैं सेक्शन 3, चैप्टर 3 9 से 15 तक, इसमें भूधारक और भूमि अंतरण के बारे में दिया गया। चैप्टर 4 में देखेंगे 16 से 36, 16 से 36 में टोटल कुल 20 धारा हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट धारा है सेक्शन 16, सेक्शन 16 में किसी रैयत को इस एक्ट के प्रारंभ होने से पहले कानूनी रूप से रूढ़ी या प्रथा द्वारा भूमि के अधिभोग का रैयत अधिकार मिला हो, यदि उसने 12 वर्षों तक, याद रखिएगा टर्म, 12 वर्षों तक अगर भूमि में ना खेती की हो और ना उसको धारित किया हो, तो इसके बावजूद भी उसकी भूमि पर उसको अधिभोग का अधिकार खत्म नहीं होगा। 12 वर्षों तक उसका अधिकार खत्म नहीं होगा। अगर 12 वर्ष से ज़्यादा हो गया तो उसका अधिकार खत्म हो सकता है, लेकिन 12 वर्ष तक अगर कोई भी रैयत है, उसको कानूनी अधिकार मिला हुआ उस रैयत को, तो चाहे कुछ भी करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका अधिकार खत्म नहीं होगा। इसी तरह हम सेक्शन 17 में देखते हैं, सेक्शन में बंदोबस्त रैयत की परिभाषा दिया गया है। बंदोबस्त रैयत के बाद सेक्शन 21 में है, सेक्शन 21 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें बहुत सारा है। इस सेक्शन 21 में दिया गया भूमि के उपयोग संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार, कि कोई भी रैयत जिसको किसी भूमि के बारे में अधिभोग का अधिकार मिला हो, वह अपनी भूमि का उपयोग स्थानीय रीति रिवाज या इसके बिना काश्तकारी या खेती के लिए भी कर सकता है। जो उसको अधिकार मिला हो तो किसके लिए भी कर सकता है, काश्तकारी खेती के लिए कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री बैठाने लग जाएगा, वो खेती के लिए या काश्तकारी के लिए ही करेगा। वह अपनी भूमि का, दूसरा इसमें पॉइंट है, वो अपनी भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु या अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए, कुटीर उद्योग, यहाँ पे लिखा है ना कि कुटीर उद्योग कहीं के लिए या भवन बनाने के लिए कर सकता है, या बड़ा उद्योग नहीं लगा सकता है, छोटा छोटा उद्योग लगा सकता है, इसको अधिकार मिला हुआ। यदि कोई रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है, ऐसी जोत पर किसी प्रयोजन के निमित्त तालाब के उत्पादों में अगर जो लगान का भुगतान कर रहा है, अब कोई रैयत मिला उसको उसके लगान का भुगतान कर रहा है, तो उसके लिए उस जो भूमि है उस भूमि पर अगर तालाब बनाता है और तालाब में अगर वो मछली पालन करता है और कुछ भी करता है, तालाब में कुछ भी निर्मित उत्पाद, मछली पालन करता है, झींगा उत्पादन करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें भूस्वामी का जो हिस्सा होगा वो 9/20 होगा और रैयत का हिस्सा होगा 11/20 होगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्या है कि इसमें ये जनरली पूछा जाता है कि भूस्वामी का हिस्सा कितना होता है अगर कोई तालाब या जोत पे उत्पादन करता है तो जनरली भूस्वामी का हिस्सा 9/20 होता है और रैयत का हिस्सा 11/20 होता है। और इसी तरह एक और अगला पॉइंट है, हम लोग वृक्षों के अधिभोगी रैयत देखेंगे। तो वृक्ष में क्या होता है कि वृक्ष में हो जाता है भूस्वामी का 9/20 और रैयत का 11/20। ये दोनों भी सेम है, लेकिन ये सेक्शन 21A में आएगा, इसको बाद में ऐड किया गया है। ऐसे भूमि को सभी वृक्षों के उत्पादों को, जितना भी वृक्ष के उत्पाद है जिसके रैयत के अंतर्गत आते हैं, उसमें भूस्वामी का ये 9/20 और रैयत का हिस्सा 11/20। आप याद रख लीजिएगा 9/20 11/20। 9/20 जो छोटा है वो जाएगा बड़ा वाला के पास, सरकार के पास, और जो बड़ा है वो रहेगा अपने पास। तो अपना मेहनत करेंगे तो अपना पास ज़्यादा बड़ा रहेगा ना, इसलिए। अब सेक्शन 22 देखते हैं। सेक्शन 22 जनरली पूछा जाता है कि इसमें रैयत के बेदखली के बारे में किस सेक्शन धारा में उल्लेख है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रैयत के बेदखली के बारे में किस धारा में उल्लेख है, तो धारा 22 में उल्लेख है। यदि अधिभोगी रैयत पर अपनी जोत का धारा 21A के अनुसार अगर खेती कर रहे हैं, उसमें भूस्वामी बेदखल नहीं कर सकता है। आप बताएं भी 21A और 21A के अंतर्गत आपको कहाँ से रैयत के बारे में किस तरह से जोत का करना है। अगर उसमें आप खेती कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तालाब में फसल उगा रहे हैं, वृक्ष उगा रहे हैं, तो अगर आप लगान दे रहे हैं तो भूस्वामी आपको बेदखल नहीं कर सकता। यही धारा 22 में बताया गया।
अब धारा 24 देखते हैं। अधिभोगी रैयत लगान देगा लेकिन सरायकेला खरसावां अनुमंडल बागवानों, फल एवं बागान एवं उर्वरक के लिए लगान नहीं देगा। ये क्वेश्चन भी आपका उड़ान बुकलेट में जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आया हुआ है कि अधिभोगी रैयत जो लगान देगा उसमें सरायकेला खरसावां अनुमंडल फल बागान उर्वरक की लगान नहीं देगा। ये आपका कौन सा धारा में है? ये सेक्शन 24 में है। सेक्शन 29 देखते हैं, धारा 29 कि अधिभोगी रैयत का लगान केवल डीसी की अनुमति से बढ़ाया जाएगा। हम कहें ना डीसी का रोल हमेशा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो भी लगान बढ़ेगा वो डीसी की अनुमति से ही बढ़ेगा। कौन सा लगान? अधिभोगी रैयत पर लगान। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 देखते हैं जिसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 37। ये 37 है कि खुदकट्टी का अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में कुछ अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब क्या अधिकार है वो देखते हैं। इसमें अधिकार दिया गया कि अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी अधिकार उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुदकट्टी का अधिकार मिला है। आगे जो पीछे अभी जो हम ये अधिकार देखे थे रैयत का 21 और 21A में, वही अधिकार से खुदकट्टी अधिकार को भी मिलेगा। ये सेक्शन 37 में बताया गया। इसमें बताया गया कि यदि कोई रैयत द्वारा इस एक्ट को लागू होने से 20 वर्ष पहले, उसमें क्या था 12 वर्ष पहले, इसमें क्या था 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले अगर काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। 20 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा टर्म कि कौन सा कितना वर्ष में नहीं बढ़ा लगान, कितना वर्ष तक लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, तो 20 वर्ष तक लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। अब भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा यदि भूमि का लगान में वृद्धि की गई, वृद्धि के लिए कोई आदेश दिया गया हो तो अधिभोगी दर रैयत पर आधा से ज़्यादा लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर मान लो चलो उपायुक्त के द्वारा अगर आदेश भी दिया गया हो कि इस पर लगान बढ़ेगा तो भी यह लगान आधा से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आधा से ज़्यादा लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं हम लोग अध्याय 6 सेक्शन 38 से 42। इसमें अधिभोगी रैयत के बारे में बताया गया है। अधिभोगी रैयत के बारे में देखें, उसी तरह अनधिभोगी रैयत भी है। इसमें सेक्शन 39 में दिया गया है कि अनधिभोगी रैयत जो अपनी जोत का लगान उसी प्रकार देना होगा वैसे जैसे अधिभोगी रैयत देता। जैसे आप 21 में देखे थे उसी तरह आप 39 में भी देखेंगे कि अधिभोगी रैयत के बारे में क्या है। सेक्शन 39 है, 21 और 39 को मिला सकते हैं कि उसमें सेक्शन 21 में आपका अधिभोगी रैयत है, 39 में अनधिभोगी रैयत है। उसी तरह से आप सेक्शन 41 में देख सकते हैं कि अनधिभोगी रैयत के बेदखल करने का अधिकार। आप जैसे 22 में देखे थे उसमें बेदखल का देने का अधिकार था, इसमें भी आप बेदखल दिया अनधिभोगी रैयत पे। इस पे जो इंपॉर्टेंट है ये आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें दिया गया कि तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ में, शब्दों पर गौर कीजिएगा कि तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ में के बाद प्रारंभ, जैसे मान चलो 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, तीसरा कृषि स्टार्ट हो रहा है, तो तीसरा कृषि वर्ष के बाद 90 दिन, 2 साल हो गया, 2 साल 90 दिन के भीतर अगर यदि पिछले 2 साल में जो पिछले 2 साल का लगान नहीं दिया है तो उसे बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये पूछता है कि बेदखल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 साल 90 दिन। तो तीसरा कृषि वर्ष के प्रारंभ से 90 दिन के बाद बेदखल कर दिया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जा सकता। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है बेदखल करने के टाइम में कि यदि रैयत ने अपने भूस्वामी के बीच में किसी संविदा और रूढ़ी चलते रहता है परंपरा, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है अनधिभोगी रैयत के लिए। तो अनधिभोगी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बहुत सारे शर्त हैं। ऐसे भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कंडीशन रखा जाता है। तो जो भी कंडीशन है, अगर उस कंडीशन में जो भी कंडीशन रखा गया उसको नहीं पालन किया या उल्लंघन किया तो भी उसे बेदखल कर दिया जाएगा। रैयत ने अगर उचित लगान भुगतान करने से इनकार कर दिया तो ये मान जितना भी लगान बात हुआ है 5%, 10% जो भी बात हुआ है, अगर उस पर भुगतान करना बंद कर दिया तो उसका भी अधिकार बेदखल कर दिया जाएगा। ये आपका दिया हुआ है धारा 41 में। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 7 43। इसमें बताए गए थे शुरू में कि 4 से 6 से जो भी छूट प्राप्त भूमियां हैं उसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं आगे सेक्शन 43 में क्या है। तो सेक्शन 43 में इंपॉर्टेंट है ये आपका धारा 43। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रकार की भूमि ना तो अधिभोगी रैयत का अधिकार प्राप्त होगा और ना अनधिभोगी रैयत का प्राप्त होगा। इस प्रकार की भूमि को एकदम लगान मुक्त भूमि होगी, जो अधिभोगी रैयत में भी नहीं आएगा, अनधिभोगी रैयत में आएगा। उसके अलावा जो आएगा वो भूमि लगान मुक्त भूमि होगी। याद रखिएगा दोस्तों। इसमें क्या क्या कि अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत इसमें लिखा है, धारा 118 के अंतर्गत अगर विशेषाधिकार प्राप्त भूमि भूस्वामी जो विशेषाधिकार प्राप्त है जिसको अधिकारियों ने 1 वर्ष से, या ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रजिस्टर्ड पट्टे पर, 1 वर्ष से अधिक समय अधिक होगा तो रजिस्टर्ड पट्टे पर होगा, अगर 1 वर्ष से कम होगा तो लिखित या मौखिक पट्टे पर होगा। और सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार रेलवे का अर्जित भूमि चैप्टर 7 43 पे किसी छावनी के भीतर सरकारी भूमि और ऐसे भूमि जो सड़क, नहर, तटबंध, जलाशय ऐसे लोक कार्य हैं के लिए बनाया जा रहा है, तो इस सारे भूमि, इस सब भूमि पे आपका कोई भी लगान नहीं लिया जाएगा। तो आप अच्छे से को देख लीजिएगा, हम आपका नोट्स डाल देंगे, ये जो नोट्स का है कॉपी
उसको हम लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको ध्यान रखिएगा। तो आप फिर से हम चलते हैं, अब आ गए चैप्टर 8। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है तो ये 2 भागों में बनाया जाएगा, एक में तो नहीं आएगी। अब अध्याय 8 में देखते हैं। अध्याय 8 में सेक्शन 44 से 51 में, अगर मेरा आवाज़ धीमा लग रहा हो तो स्पीड करके देख सकते हैं, और ज़्यादा अगर तेज़ लग रहा हो तो धीरे करके देख सकते हैं। तो इसमें जो अध्याय 8 में है, इसमें SC ST और OBC के भूमि पर हस्तांतरण की रोक की चर्चा की गई है कि किसको रोक करता है, उस पर बारे में बताया गया। तो आगे हम देखेंगे कि कोई ST ST को ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी और को नहीं कर सकता, तो आप सुने ही होंगे। तो जो सेक्शन 46 में है, सेक्शन 46 में है कि रैयत अपने किसी भाग या जोत पर अधिकार पर 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए विक्रय, दान या संविदा द्वारा हस्तांतरण नहीं कर सकता। यानी कि 5 वर्ष से अधिक विक्रय के लिए, यानी किसी को अगर देगा भी तो 5 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकता है। विनिमय करेगा तो 5 साल से ज़्यादा का विनिमय नहीं कर सकता है उस जमीन का। ये सेक्शन 46 में बताया गया है। और अगर भुगत बंधक के बारे में देगा, अगर बंधक के रूप में देगा, अगर भुगत बंधक में, तो उसमें 7 साल का है कि कोई भी रैयत अपनी जोत या किसी भाग को 7 वर्ष से कम अवधि के लिए भुगत बंधु कर सकता है। 7 वर्ष से कम करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने वर्ष तक भुगत बंधु कर सकता है, तो 7 वर्ष तक। अब जो इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में ऐड किया गया है, संशोधन किया गया है, सेक्शन 46A, सेक्शन 46B। आप लोग जनरली सुनते हैं, इसके लिए कितना आंदोलन भी हुआ है रांची में। अभी 2016 में नया कानून आया था, उसके इसी कानून को संशोधन करने के लिए, तो उससे भी फिर आंदोलन हुआ था। तो ये जनरली हम लोग जानते हैं, देखते हैं, लेकिन हम लोग आधी ये धारा पता नहीं रहता। तो धारा 46A में है कि अगर कोई ST का सदस्य हो, कोई भी रैयत है जिसके पास अधिभोगी रैयत है, कोई ST सदस्य, उपायुक्त के पूर्वानुपत्ति के अपने जोत या किसी भाग पर अधिकार, विक्रय, विनिमय, दान अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को ही कर सकता है, और यह एक पुलिस थाना के अंतर्गत ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई ST अपनी जमीन, अधिभोगी रैयत का जमीन ST को ही देगा, उसके लिए उसको DC की अनुमति होगी, और वो एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत होगा। अगर हम कोई थाना में है, अपने कोई भी ब्लॉक प्रखंड में है, उसी प्रखंड के अंदर ही किसी अनुसूचित जनजाति को देना होगा, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं आप। तो ये सेक्शन 46A में है। उसी तरह सेक्शन 46B में है, ये SC और OBC का है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, इसमें जिला के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें सेम है कि DC की अनुमति से दिया जाएगा, SC को SC का, OBC को समान होगा, लेकिन इसमें जिला तक विस्तार किया गया है। और जो ST वाला है उसमें थाना तक विस्तार किया है। ये 46A में है, 46B में, आपको याद रखना होगा। और 46(4) में है आर्टिकल, जो इसके अवधि के समाप्त होने के 3 वर्ष के भीतर DC जमीन पर कब्जा दिलवाएंगे। अगर 3 वर्ष तक अगर अवधि समाप्त हो गया, किसी को दिया है जमीन लीज पर 20 साल 15 साल जो भी, अगर उतना साल के वापस नहीं मिलता है उस काल के अंतर्गत, तो 3 वर्ष के भीतर फिर DC को वापिस DC उसको जमीन पर कब्जा दिलवाएगा। अब आगे देखते हैं सेक्शन 48। सेक्शन 48 इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी भूमिहारी परिवार का कोई भी रास्ता अपने द्वारा धारित भूमिहारी बताया था आपको कि उरांव का होता है। उरांव में जो मुंडारी जैसे खुटपट्टीदार होता है, उरांव में भूमिहारी होता है। तो भूमिहारी भूमि या उसके किसी भाग को नहीं दे सकता। ये छोटा नागपुर भूधिृति अधिनियम 1869 में दिया गया है। या आप लोग जब अन्य कानून पढ़ेंगे तो उसमें एक कानून आता है, छोटा नागपुर भूधिृति अधिनियम 1869, इस कानून के में दिया गया है। ये जनरली कानून जब आया था, जो छोटा नागपुर भूधिृति अधिनियम, तो इसमें हुआ क्या था दोस्तों, किसमें सभी के लिए आया था, SC, OBC, ST, मुंडारी, खुटकटीदार, भूमिहारी, सभी के लिए आया था। तो सभी लोग इसमें संतुष्ट हो गए थे, सिवाय मुंडारी लोग को। तो मुंडारी लोग इसमें संतुष्ट नहीं हुए थे, और ये इसके वजह से ही ये कानून आगे जाके फेल हो गया, और उसके बदले फिर आपका CNT एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में का अपवाद है, जो 46A 46B में आगे जो पढ़े हैं हम लोग, उसके अंतर्गत जो छूट दी गई है वो भूमिहारी वाले परिवार को भी मिलेगा। यानी कि जो ST ST को बचेगा, OBC OBC को बचेगा, उसी में जो छूट दिया गया है वो भूमिहारी को भी मिलेगा। अब सेक्शन 50 में देखते हैं। सेक्शन 50 में है कि उपायुक्त को अनुमति है के लिए भूस्वामी द्वारा दी गई आवेदन परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण एवं अर्जन की अनुमति दे सकता है। यानी कि कोई भी अगर उसको करना है हस्तांतरण या अर्जन, उसको लिए उपायुक्त की अनुमति होगी, जो भूस्वामी द्वारा आवेदन दिया जाएगा तब होगा। ये कौन कौन सी पे होगी, ये आवेदन होगा शैक्षणिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, खैराती परियोजनाओं के लिए, खैराती यानी कि दान करने के लिए, और राज्य सरकार द्वारा किसी भी खनन परियोजनाओं के लिए अगर करना है तो उसे उपायुक्त की
आवेदन देना होगा और उसे अनुमति लेना होगा। इसमें जो भूस्वामी को बाजार मूल्य के 20% की रकम अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाएगा यदि किसी जोत या भाग पर मंदिर, मस्जिद, पूजक स्थानों या इस प्रकार की भूमि का अर्जन को डीसी की अनुमति के द्वारा ही करेगा। अतिरिक्त रहेगा। और ये हो गया कि बाजार मूल्य का 20% अतिरिक्त किया जाएगा ये, लेकिन जो आपका मंदिर, मस्जिद, पूजा का स्थान, शमशान घाट ये सब है, उसके लिए ये डीसी आपको अनुमति नहीं देगा। तो ये अभी तक यहाँ देखे दोस्तों। अब आगे हम लोग चैप्टर 9 से अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 से अगले तक पूरा खत्म कर देंगे। इसमें चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 19 तक देखेंगे और उसके बाद जो कुछ संशोधन हुआ है, क्या संशोधन हुआ 2016 के जो आया था कानून, उसको सुधार करने के लिए उसमें क्या क्या प्रस्ताव था, उस सबको आगे देखेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 वीडियो में आपका CNT एक्ट पूरी अच्छे से याद हो जाएगी और आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके जरूर जाएं।